रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए उसके 1-2 मिनट रुक के फिर अपनी अटेंडेंस देना, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे स्पेसिफिक कॉस्ट, और हम लोग कॉस्ट का मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो हम लोगों ने सारी जितनी अभी तक कॉस्ट थी उनमें अलग अलग, जो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सभी के हम लोगों ने अलग अलग चीजों के बारे में डेफिनेशंस और फॉर्मूला पढ़े थे। जस्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट पढ़ा था, और इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोगों ने डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड देखा था। 2 मेथड्स की हम लोगों ने बात करी थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में। पहला हम लोगों ने डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड की बात करी थी, और डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड में हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो उनके 5 फॉर्मूले थे, डिविडेंड यील्ड ग्रोथ अप्रोच, फिर उसके बाद अर्निंग यील्ड थी, अर्निंग ग्रोथ यील्ड मेथड थे, और लास्ट 5th वाला था रियलाइजेशन वाला, ठीक है। तो ये 5 हम लोगों ने डिविडेंड अप्रोच में पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, जो फर्म्स होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। और ये जो मॉडल है ये विलियम शार्पे ने इसको प्रोपाउंड किया था, विलियम शार्पे ने इसको दिया था, उनकी एक बुक थी, ठीक है। आगे बुक की स्लाइड है, कौन सी उनकी बुक थी। तो बेसिकली हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक कॉस्ट और कंपोजिट कॉस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग स्पेसिफिक कॉस्ट के पोर्शन में ही है। स्पेसिफिक मीन्स इंडिविजुअल कॉस्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, रिटेन अर्निंग, ये सब पढ़ लिया है। और अभी हम लोग करंटली इक्विटी कैपिटल में है, और इक्विटी कैपिटल में ये हम लोग डेट, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन अर्निंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इक्विटी कैपिटल के अप्रोच 2 थी, ठीक है। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की हम लोग बात करेंगे, फाइन। तो कुछ थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि जो मॉडल है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये दिया गया है बाय विलियम शार्पे, एंड इनकी बुक थी जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी। उनकी बुक में इन्होंने ये दिया था, विच इज पोर्टफोलियो थ्योरी एंड कैपिटल मार्केट्स। इन्होंने जो ट्रेडिंग होती है और इन्वेस्टमेंट होता है, इससे रिलेटेड इन्होंने एक बुक लिखी है, और उस बुक में इन्होंने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में बताया है। अगर हम लोग बात करें कि विलियम शार्पे, तो ये बेसिकली ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, और ये फाइनेंस के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1990 में नोबल मेमोरियल प्राइज इनको इकोनॉमिक साइंस में मिला था। तो ऑब्वियसली इन्होंने अगर थ्योरी दी है तो इसी थ्योरी पे इनको मिला हुआ है, ठीक है, प्राइज। तो आज हम लोग इसी मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस मॉडल में इन्होंने क्या चीज बोली है, और क्यों ये मॉडल सबसे ज्यादा यूज होता है, एग्जाम में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये मॉडल। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। शॉर्ट में इसको CAPM बोलते हैं। दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, ठीक। सबसे जो बेस है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, फ्यूचर में हमें कितना रिटर्न्स होने वाला है और कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। हम किसी भी पर्टिकुलर अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, या अपने शेयर्स परचेज कर रहे हैं हम किसी दूसरी कंपनी के, ठीक है, डिवेंचर्स परचेज कर रहे हैं, तो ये जो भी हम सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, इस सिक्योरिटीज में, या अगर हम सिक्योरिटीज नहीं परचेज कर रहे हैं, स्टिल हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी कंपनी में, किसी और जगह, किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो बेसिकली वो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ना, कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, कितने बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स जानने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली कॉस्ट, जो हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं ना, कि कितना, अगर हमारे पास 3 ऑप्शंस है, उनमें से इफ यू चूज ए तो हमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, इफ यू चूज बी। हम लोग ने बहुत ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है ओवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि किस तरीके से हम अलग अलग
चीजों को, जो चॉइसेस हैं उनका सिलेक्शन करके हम रिटर्न्स, जिसमें सबसे अच्छे रिटर्न्स होते हैं, हम उनको ही सेलेक्ट करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज रिस्क। जब भी हम जितनी बार भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली मार्केट में अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं। हम लोगों ने बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो रिस्क की ही बात कर रहे हैं कि हर सिक्योरिटी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। आपको पता है कि आप जितने रिटर्न्स, हायर रिटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था, अगर डिबेंचर्स में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और ज्यादा करते हैं, मतलब एक सर्टेन लेवल के बाद, एक कट ऑफ एरिया के बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारी ओवरऑल, जिसमें डेट्स, इक्विटीज, प्रेफरेंस और सारी चीजें इंक्लूडेड है, वो कहीं ना कहीं होता है बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आके हमारा रिस्क अनबियरेबल हो जाएगा, हम उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिटर्न्स को स्टेबलाइज करते हैं और वहां तक जहां तक हमें मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न आ पाए, उस जोन में हम जाकर रिटर्न्स की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग सीएपीएम मॉडल की बात करें तो ये हमें यही बताता है कि किस तरीके से हम एक बैलेंस, एक अच्छा बैलेंस रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है हमें और जो रिस्क इन्वॉल्व है सिक्योरिटीज में, उसमें हम बैलेंस बना पाएंगे। वेल, it also shows that expected return on a security is equal to the risk free return plus a risk premium, ठीक है। बेसिकली आगे अगर हम लोग इसमें ग्राफ पढ़ेंगे, उस ग्राफ में इसके थ्रू आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि जब हम किसी और सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिस्क के ऊपर रिस्क और इंक्लूड करते चले जाते हैं। और ये जो रिस्क होता है ये हमें कितने रिटर्न्स दे रहा है, क्या वो रिटर्न्स हमारे हमारे लिए वर्दी हैं? बिकॉज रिस्क के साथ तो ऐसा होता है ना, रिस्क हो भी सकता है और मे बी वो ऐसा एक्सपेक्टेशन है हमारा कि भाई ये रिस्क आप इस रिस्क जोन में आ सकते हैं, मे बी वो रिस्क आपको नहीं भी झेलना पड़े, नहीं भी आए वो आपके बिजनेस में, बट स्टिल हम ये मान के चलते हैं। तो कितना रिस्क फ्री हमारे पास रिटर्न्स है और कितना हमें उस पर रिस्क एड ऑन होता जा रहा है वाइल वी आर इन्वेस्टिंग इन एनी सिक्योरिटी। तो बेसिकली ये जो रिस्क हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ना, इस रिस्क को जब कहा जाता है स्टैंडर्ड, जो इस रिस्क को कहा जाए मेजर करने का एक तरीका होता है, वी कॉल इट बीटा। आपको ये ग्रीन सर्कल में दिख रहा होगा यहाँ पे बीटा, ठीक है। तो इस रिस्क को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम बीटा में मेजर करते हैं, ठीक है। बीटा का साइन आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा, यानी जो एक रिस्क का जो मेजरमेंट होगा वो, ठीक है, इनटू इनटू कर रहे हैं किसमें, ये टोटल जो है ये हमारा क्या है, ये जो स्क्वायर बॉक्स में बना हुआ है ये मार्केट रिस्क प्रीमियम है, जिसको इन्होंने यहाँ पर प्लस अ रिस्क प्रीमियम लिखा हुआ है, ये वही प्लस रिस्क प्रीमियम है। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न्स होते हैं उसमें से हम जो रिस्क फ्री रेट होता है उसको लेस कर देते हैं, तो हमें प्रीमियम पता चल जाता है कि एक्सेस कितना रिस्क और बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। यानी रिटर्न्स में से जो रिस्क फ्री है, जहां तक हमें रिस्क नहीं लेना पड़ रहा है, वो हम लेस कर देंगे। जैसे होता है ना सिंपल कि अगर 100 रुपीज हमें रिटर्न आ रहे हैं और उसमें से जो 80 है रुपीज वो रिस्क फ्री, यानी 80 रुपीज तक हमें कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर हम 100 में से हम 80 लेस कर देंगे, जो 20 बचा है हमारा, ठीक है, ये 20 क्या हो गया हमारे लिए, रिस्क प्रीमियम हो गया। हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं 100 की, बट इसमें से जो 20 है ये हमारा रिस्क वाला जोन है भाई, इसमें हमें रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि हम एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट रिस्क प्रीमियम को हम लोगों को निकालने के लिए एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न में से हम अपना रिस्क फ्री जो रेट है हमारा उसको लेस कर देंगे। तो ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला हो गया है सीएपीएम का। नेक्स्ट, इसको क्लास आराम से समझते चलेगा, ये ऐसा कोई टफ नहीं है, आसान है ये, और एग्जाम में ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीएपीएम।
कंपोनेंट्स ऑफ सीएपीएम में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, रिटर्न एंड रिस्क, ठीक है। तो यही इसके कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हम लोग कैपिटल आर स्मॉल ए से नोटेशन से हैं इसके, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द रिटर्न ऑन कैपिटल एसेट्स, यानी जो हमारी कैपिटल एसेट्स, जो हमने कैपिटल एसेट्स लगाई हुई हैं, और कैपिटल एसेट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं उसके ऊपर पूरा, तो उसमें नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने जितना भी कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे, और ये लॉन्ग टर्म होती है, हम लोग को पता ही है, जब भी हम लोग कैपिटल एसेट्स की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म होती है हमारी, ठीक। तो ऑब्वियसली ओवर अ टाइम पीरियड हमें हमने एक अमाउंट लगाया हुआ है किसी पर्टिकुलर शेयर में 5 साल के लिए, तो यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इस 5 सालों में हमें क्या होगा, क्या क्या रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं, ठीक। तो जब वो बात करी जाएगी तो उसे डिनोट किया जाएगा कैपिटल आर स्मॉल ए, एंड इट इज नोन एज एक्सपेक्टेड रिटर्न। सेकेंड कंपोनेंट की हम लोग बात करते हैं, इट इज रिस्क फ्री रेट, इसको कैपिटल आर स्मॉल आर एंड एफ स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। रिस्क फ्री रेट, इट इज दिस इज टिपिकली इक्वल टू द यील्ड ऑन अ 10 ईयर। ये फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना कि कितना मैक्सिमम यील्ड लिया जाता है, तो 10 ईयर्स लिया जाता है, और क्योंकि हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग उसी को मानते हैं कि बेसिकली हम लोग 10 ईयर्स का टेन्योर, या कहा जाए अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में कितना कितने ईयर्स लेकर चलते हैं, तो ये होराइजन हमारा 10 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो यानी रिस्क फ्री रेट, यानी अगले 10 सालों तक हमें अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट हम करते जाएं, जिसके जहां तक हमें रिस्क हमारा ना इन्वॉल्व हो, जहां तक हमें कोई कंटिजेंसी ना फेस करनी पड़े, कोई जो अलग अलग तरह के रिस्क हैं ये हमें फेस ना करने पड़े, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड कंपोनेंट। फिर आ जाता है थर्ड कंपोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा, ठीक है। यही इसकी स्पेशलिटी है। अगर हम लोग सीएपीएम मॉडल की बात करें तो सीएपीएम मॉडल में बीटा जो है, यही इसकी स्पेशलिटी है। जो हम लोग बीटा को बेसिकली हम लोग रिस्क को मेजर करने के लिए बीटा यूज करते हैं, फाइन। तो जितने भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने के लिए जो हम अपने एसेट्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली जब मार्केट में हम कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं, चाहे वो हमारी स्टॉक्स हो, चाहे हमारे शेयर्स हो, तो कहीं ना कहीं उस मार्केट में अलग अलग तरह के रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। उसी रिस्क को बीटा बोला जाता है, ठीक। और बीटा की भी एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं 1। 1 से नीचे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बीटा बीटा की जो कोएफिशिएंट वैल्यू है, जिससे ऊपर या नीचे जाना, हमें कितना नीचे जाना है या कितना ऊपर जाना है, उसी के थ्रू कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रिस्क, ठीक है। ये जो रिस्क बीटा वाला रिस्क है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड सेकंड इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। Systematic risk is a risk which is inherent to the entire market or a market segment. This type of risk is both unpredictable and non-diversifiable in nature. तो बेसिकली अगर हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क की बात करें, जब पूरे सिस्टम में वो रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, तो तब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकल जाता है, जब तक ओवरऑल मार्केट में उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ के नहीं लाया जाता। यानी ये इंडिविजुअल आपकी कंपनी के रिस्क की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही है, यहाँ पे ओवरऑल बात करी जा रही है उस पूरे जो सिस्टम है, वो पूरे मार्केट की रिस्क की बात करी जा रही है, राइट। बेसिकली होता क्या है कि जब ओवरऑल पूरे सिस्टम में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि पहले लॉ चल रहा था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। पूरा का पूरा वैल्यू एडेड टैक्स चेंज करके जीएसटी ले आया गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे ना कि हम पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहे थे और हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रही थी, ठीक, तो ओवरऑल पूरी की पूरी मार्केट चेंज आएगा ना, क्योंकि सभी को अब वो जो एक्ट, नया एक्ट आ गया, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक रिस्क,
सेम इसी तरीके जैसे अभी कोविड वाला चल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा अलग अलग चीजों में, बट पेंडेमिक के टाइम में क्या हो गया है, वो सारी की सारी चीजें एक तरीके से स्लो डाउन हो गया है या सस्पेंडेड चल रही हैं, और उनमें कोई काम नहीं हो रहा है या कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, सेलिंग नहीं हो रही है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें सिस्टमैटिक रिस्क, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अगर पेंडेमिक वाली सिचुएशन हो जाती है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कहीं पे वॉर चल रही है, तो वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो ऑब्वियसली आप सिस्टमैटिक रिस्क में ऑलरेडी आप जा रहे हो, या आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहोगे ऐसे किसी भी एरिया में, ऐसे किसी भी जोन में। तो यहाँ पर वही बात करी, फर्स्ट गया सिस्टमैटिक रिस्क, सेकंड है, और इसीलिए बोला गया है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है। कोई नहीं जानता था कि इस तरह की भी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि पूरा लॉकडाउन हो जाएगा, पूरा मतलब एक तरीके से पूरा वर्ल्ड रुक सा जाएगा, है ना। कोई नहीं जानता था। तो ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, नॉन डाइवर्सिबल होते हैं, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप कहीं भी डाइवर्सिफाई करोगे सब जगह से वही रिटर्न्स आ रहे, तो नहीं कर पाओगे आप। तो पहला तो ये हो गया सिस्टमैटिक रिस्क। सेकेंड इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क बेस होता है किसी पर्टिकुलर कंपनी, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो जैसे अगर एकदम से बोला जाए प्लास्टिक बैन, ठीक है, प्लास्टिक के कोई प्रोडक्ट यूज नहीं होंगे, प्लास्टिक के जो पॉली बैग्स हैं वो यूज नहीं होंगे, ठीक है, जो भी करंट टाइम में चल रहे हैं उस सब में से कुछ भी यूज नहीं होगा। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, पर्टिकुलर कोई कंपनी या प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास ऑप्शंस रहते हैं, वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने आप को, वो अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वो ऐसी इक्विपमेंट्स, ऐसी चीजें बनाएंगे जो प्लास्टिक एक्सेप्टेबल हो और जो प्लास्टिक रिसाइक्लेबल हो। और जैसे आने लगा था ना प्लास्टिक पॉली बैग्स में 50 माइक्रॉन्स ही रखा जाएगा। तो ये एक तरीके का अनसिस्टमैटिक रिस्क है। तो बेसिकली किसी इन्वेस्टमेंट के लिए दो तरह के रिस्क होते हैं, एक सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा अनसिस्टमैटिक रिस्क। और दोनों ही रिस्क को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं और दोनों ही रिस्क को हम मान के चलते हैं कि मतलब आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये दोनों ही रिस्क इनहेरेंट हैं और कहीं ना कहीं कोई भी तरह का रिस्क आपको मिल सकता है। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब हम लोग, अब एक चीज दिमाग में आ रही होगी ना, होता क्या है कि जब भी हम लोग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस की बात करते हैं ना अकाउंट्स में, तो बेसिकली हम हर चीज को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। फाइन, ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें किसी चीज का असेसमेंट करना है थ्रू अकाउंटिंग टेक्निक्स और थ्रू फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो हमें हर चीज को, इवन रिस्क को, इवन गुडविल को, इवन लॉयलिटी को, ठीक है, इवन जो भी चीजें हैं, जो हम लोग क्वालिटेटिव चीजों को भी हम लोग क्या करते हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में उसको कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। बिकॉज क्योंकि उससे हमें एक एक्सपेक्टेड निकाल सकते हैं कि भाई कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो उसको एक जब हम मॉनेटरी टर्म्स में निकाल लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस रिस्क से बचने के लिए। फाइन, तो इसी चीज को, इस टोटल रिस्क को जब हम टर्म्स में डिनोट करते हैं तो हम इसे बीटा बोलते हैं, ठीक है। और बीटा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे मॉडल का, क्योंकि हम लोग यही देखते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या है। और नेक्स्ट अब हम लोग बीटा की वैल्यू की बात करते हैं। तो किस तरीके से हम लोग बीटा को इंटरप्रेट करेंगे। बेसिकली जब भी हम लोग मार्केट पोर्टफोलियो की बात करते हैं, बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। बीटा को हम 1 की वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं, मतलब ओवरऑल बीटा अगर हम लोग रिस्क को मान के चलेंगे तो वो 1 है, ठीक है। अब अलग अलग टर्म्स में बीटा की जो वोलेटिलिटी है वो मार्केट में रिटर्न से कितनी इम्पैक्ट करती है, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज व्हेन बीटा इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं जब बीटा इक्वल होता है देन द सिक्योरिटी हैज द वोलेटाइल एज द मार्केट एज द होल, ठीक है। यानी जो हमारा रिस्क है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी हम ये मानते हैं कि मार्केट से हमें रिटर्न्स
इक्विवेलेंट आ रहे हैं, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उतने ही हमें रिटर्न्स आ रहे हैं। ओके, देन सेकंड आ जाता है व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन 1, इट मींस अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। यानी अभी क्या था कि हम सिक्योरिटीज में नॉर्मल लेवल पे हर साल जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही करते हैं, बट हमें लग रहा है कि अभी क्या हो गया है, बीटा बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर हम रिटर्न्स बढ़ा देंगे, यही होता है ना, जब भी हम रिटर्न्स बढ़ाने शुरू कर देते हैं तो हमें मार्केट में जो भी रिस्क होता है वो उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही बोला गया है। तब क्या होना चाहिए, उस सिचुएशन में ही बीटा 1 से ऊपर जा सकता है। थर्ड कैटेगरी है डिफेंसिव अप्रोच बोलते हैं इसको, जब बीटा 1 से नीचे आ जाता है, ठीक है। तब इट मीन्स कि 1 से नीचे जा रहा है, इट मीन्स कि हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपना घटा दिया है, तो ऑब्वियसली हमें जो रिस्क आ रहे हैं वो भी हमारे लेसर आ रहे हैं। देन उसके बाद सबसे लास्ट है जब बीटा नेगेटिव हो जाता है, यानी माइनस में शो करने लगता है, ठीक है। तो जब भी हमें माइनस में शो करना लगता है तो इट मीन्स कि हमें जितने भी रिटर्न्स मिलने चाहिए, यानी हम बिल्कुल ही एकदम ऐसे जोन में चल रहे हैं कि हम रिस्क वाले जोन में जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा बीटा माइनस में है, ठीक। तो यहाँ पर ये चार कैटेगरीज हैं, व्हेन बीटा इज इक्वल टू 1, व्हेन बीटा इज ग्रेटर टू 1, व्हेन बीटा इज लेसर टू 1 एंड व्हेन बीटा इज इन नेगेटिव पोजीशन, ठीक है। तो ये इन कैटेगरीज हर ऑर्गेनाइजेशन में वो यही मान के चलते हैं कि बीटा हमारा 1 के इक्विवेलेंट ही होना चाहिए, तभी हमारी मार्केट में जो वैल्यू है और मार्केट में जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो ठीक तरीके से चल रहे हैं और हमें मार्केट से हमारा मतलब फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है जो हमारा रिस्क है, और हमें रिटर्न्स भी वैसे ही आ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के कुछ एग्जेम्पशंस की, बिकॉज ये एक थ्योरी है। तो थ्योरी में हम लोग ऑब्वियसली अभी तक हम लोगों ने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि जितनी भी थ्योरीज हैं उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ एग्जेम्पशंस लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जेम्पशंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है कैन लेंड एंड बोरो अनलिमिटेड अमाउंट्स अंडर द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पहला पॉइंट, पहला एग्जम्पशन ये कहता है कि इफ वी आर टेकिंग और बोरोइंग मनी, तो हम लोग कितना भी बोरो कर सकते हैं, कितना भी लेंड कर सकते हैं, कहां पर, जब हमें रिस्क फ्री जोन में है, ठीक है। जब हम रिस्क फ्री जोन में है तो हमारे पास अनलिमिटेड बोरो और लेंडिंग की फैसिलिटीज हैं, और तो हम वहां से अनलिमिटेड बोरो या लेंड कर रहे हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। हम कितना भी बोरो या लेंड नहीं करते हैं, बिकॉज अगर हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है ना, हम अपनी लायबिलिटी क्यों बढ़ाएंगे, और शेयर होल्डर्स को भी लगेगा भाई इनकी लायबिलिटी तो ज्यादा होती जा रही है, एसेट्स तो अभी उतनी की उतनी है। तो ये ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा एग्जेम्पशन इसमें सीएपीएम मॉडल में मान के चला जा रहा है कि आप अंडर द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम ज्यादा से ज्यादा लैंड कर लेते हैं, मतलब अनलिमिटेड लैंड और बोरो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज individual seeks to maximize the expected utility of their portfolios over a single period planning horizon, ठीक है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सिंगल हैंडेडली जब हम एक बार प्लान करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं ओवर इन एनी पोर्टफोलियो, तो एक इंडिविजुअल क्या करता है उसी से ज्यादा एक्सपेक्टेड हम रिटर्न्स चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको बार बार क्या करना पड़ता है, रेगुलरली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं और एक बार ही हमें रिटर्न्स आने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें बार बार सिचुएशन चेंज करनी लगती है, ठीक है। हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सारा का सारा डाइवर्सिफाई करते हैं, जबकि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम सिंगल पीरियड प्लानिंग होराइजन को लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो ये इनका एग्जेम्पशन है। थर्ड हम लोग अगर बात करें तो assume all information is available at the same time to all investors, यानी एक परफेक्ट मार्केट है, सारे इन्वेस्टर को सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंपनीज के बारे में, उनके शेयर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक इन्वेस्टमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो सप्लायर्स हैं, तो सबको सबके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, मार्केट एकदम परफेक्ट है, ठीक है।
कंपटीशन उतना ही है। when then the perfect market, in the perfect market there are no taxes and no transaction cost on the securities, they are completely divisible, the market is competitive। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली कि सबको सारी इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के बारे में, इस और हम क्या मान के चल रहे हैं कि कोई टैक्सेस नहीं है, यानी जैसे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब एमएम थ्योरी अप्रोच पढ़ी थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो वहां पर भी हम लोगों ने दो कैटेगरीज बनाई थी ना, नो टैक्सेस जोन और टैक्सेस जोन। ठीक है, आपने देखा था जब टैक्सेस आ जाते हैं तो थ्योरी चेंज हो जाती है और पहले कुछ और रहती है, अगर याद हो रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया कि भाई टैक्सेस नहीं, इस थ्योरी में वो ये मान के चल रहे हैं कोई टैक्सेस नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, यानी आप अपने शेयर्स 100 रुपी के हैं, आप 100 रुपी आप मार्केट में डाल रहे हो और आपको कोई भी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फ्लोटिंग चार्जेस और कोई भी जो इशूइंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको कुछ भी देने नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, और इक्वली डिविजिबल मार्केट है, सबको इक्वलेंट चीजें मिल रही हैं। ठीक है, ये एजम्पशंस ये लेके चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इक्विवेलेंट हो मार्केट, सबका मार्केट शेयर सेम हो, कोई टैक्सेस ना हो, ट्रांजैक्शन ना हो, ऐसा होता नहीं है। तो ये एजम्पशंस है इनका, बट अगर थ्योरी प्रोपाउंड करी जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ एजम्पशंस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिमुलेशन जोन बनाया जाता है जहां पर जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो इम्फेक्ट ना करें, तभी हमारी थ्योरी के जो आउटकम आ पाते हैं वो आउटकम हमें एज इट इज मिल पाते हैं। ओके, लास्ट एजम्पशन है इसका, द क्वांटिटी ऑफ रिस्की सिक्योरिटीज इन द मार्केट इज गिवन, यानी हमें ऑलरेडी पता है कि किन सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो सिचुएशन हो जाएगी वो रिस्की हो जाएगी, यानी हम रिस्क प्रीमियम वाली जोन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको ये भी पता है कि कौन कौन सी मतलब कंपनीज में या प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करोगे तो आप रिस्क जोन में आ जाओगे। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है, हर सिक्योरिटी के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये इनका एजम्पशंस है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि जो रिस्की सिक्योरिटीज हैं मार्केट में कितनी है, कौन कौन सी हैं, वो ऑलरेडी नोन है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं क्यों CAPM मॉडल इम्पोर्टेंट है। The CAPM formula is widely used in the finance industry. It is vital in calculating the weighted average cost of capital as CAPM computes the cost of equity. Weighted average cost of capital निकालने के लिए CAPM मॉडल सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, सबसे ज्यादा कहा जाए इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है फॉर करेक्ट असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसलिए हम लोग उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस है, weighted average cost of capital is used extensively in financial modeling. It can be used to find the net present value. Obviously हम लोग weighted average cost of capital के थ्रू तो जान पाते हैं ना कि करंट टाइम में हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी एवरेज कॉस्ट लग रही है through the debts, through the preference shares, retained earning and equities। ठीक है, तो कैश फ्लो के बारे में जानने के लिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए हमें वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होना चाहिए, और वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो उसके लिए हम CAPM मॉडल का यूज करते हैं। और जैसे हम लोगों ने अभी डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड पढ़ा था ना, तो उसमें तो हमें कई सारे फॉर्मूले थे, 5 फॉर्मूले थे ना, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल था, फिर उसके बाद अर्निंग यील्ड था, अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल था, और रियलाइजेशन था। तो अगर हम लोग वैल्यूएशन अप्रोच के हेल्प से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं तो हमें 5 अलग अलग फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे और उसको असेसमेंट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग CAPM मॉडल की तरफ जाते हैं तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो CAPM मॉडल को ज्यादा इम्पैक्टफुली यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ CAPM मॉडल। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ की। ठीक है, ये ग्राफ आपको बहुत आसानी से हेल्प करेगा कि किस तरीके से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल काम करता है। तो बेसिकली आप इसमें 2 एक्सेस देख रहे होंगे।
ठीक है। एक आप देख रहे होंगे वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन जो आप देख रहे हैं इट इज फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, आपको कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। और आप इसमें दो पॉइंट देख रहे होगे ना, आर एम एंड आर एफ, तो ये रिस्क प्रीमियम वाला है और ये रिस्क फ्री है। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कितना रिस्क फ्री है और कितना रिस्क प्रीमियम वाला होगा। फिर आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ये मार्केट रिस्क की लाइन है। ठीक है, मार्केट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, और धीरे धीरे जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं तो हमारा ऑब्वियसली रिस्क बढ़ता जाता है। तो हम यही चीज तो कहते हैं, हमारा रिस्क बढ़ता है और हमारा इन्वेस्टमेंट या रिटर्न जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उस पर हमें रिटर्न्स। तो बेसिकली दो एक्सेस हो गए, एक हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न का और दूसरा हो गया मार्केट रिस्क का। यही दो चीजें हैं जिसपे सीएपीएम मॉडल बेस है। अब हम लोग, आप देख रहे होंगे ना कि ये नीचे का कुछ पोर्शन छोड़ के यहाँ से रिस्क फ्री स्टार्ट किया गया है। यानी आप मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होता है कि कितने तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उससे नीचे के पार्ट में आपका जो प्रोफाइल है उसमें आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें आप अपनी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑब्वियसली क्या होता है कि उसमें रिटर्न्स तो आ ही रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न्स आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी, रिलायंस में लोग कर रहे हैं अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। बहुत सारे अगर छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो ऑनलाइन के टाइम में, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के टाइम में अभी जो चल रहा है उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न्स, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न्स तो मिलने ही मिलने हैं। तो ये जो हमारा पोर्शन हो गया ग्राफ में, ये इतना पोर्शन हो गया जहां पर हमारा रिस्क बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। यानी हम लोग ये मान लिया कि अगर हम यहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फिर जो आप ये जो लाइन दिख रहे हो ना, ब्लू लाइन दिख रहे हो आप यहाँ पे, ये ब्लू लाइन क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। यानी हम क्या कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट जो हम अपने स्टॉक्स हैं, जो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम मार्केट में यूज कर रहे हैं। तो ये इसीलिए लाइन ये आगे बढ़ती जा रही है, बिकॉज हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप देख रहे होगे ना, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, ये ऑब्वियसली आपका मार्केट रिस्क भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये अभी बताते हैं ये कौन सा पॉइंट है। अब हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर यानी यहाँ पर जहां पर हम लोगों ने बात करी, अगर हम लोग बात करते हैं, ये रिस्क फ्री जोन हो गया। उसके बाद हम लोग बीटा में, जैसा हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर मॉडल में पढ़ा था ना, एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यू करके, इस तरीके से यू करके कर्व पढ़ा था। वो कर्व क्या हो रहा था, यहीं पे बेंड होता था जहां पर हमें डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करने तक, एक लिमिट तक डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने तक हमारे जो इक्विटीज होती थी वो नॉर्मल रेट से बढ़ती थी, उसके बाद एकदम से इंक्रीज कर जाती थी। तो ये वही वाला एरिया है, ये हमारा मार्केट पोर्टफोलियो का एरिया है। यानी हम मैक्सिमम इतने इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो हमारा रिस्क प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा। तो ये हम ये देख रहे हैं कि रिस्क प्रीमियम, ये जो ऊपर का ब्लू वाला पार्ट है, ये हमारा रिस्क प्रीमियम है। यानी यहाँ तक हमें रिस्क नहीं देना पड़ रहा था, रिस्क फ्री जोन था। अब इसके ऊपर अगर हम जा रहे हैं, ये हमारी लाइन जो इसके ऊपर जा रही है, बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा रिस्क का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, और ये हमारी बीटा की वो वैल्यू है जहां पर हमारा बीटा बीटा जो रिस्क है वो 1 के इक्विवेलेंट है। इसके ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कि हमारा बीटा इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा बीटा जहां पे 1 है वहां पर हमारा रिस्क प्रीमियम कितना है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बीटा अगर 1 के इक्विवेलेंट है तो सबसे क्लियर कट कहा जाए बैलेंस्ड पोजीशन है। तो हम वही जानना चाहते हैं कि मार्केट में पोर्टफोलियो की बैलेंस्ड पोजीशन कौन सी होगी। तो वो होगी जब बीटा हमारा 1 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इसके पीछे जाएंगे तो बीटा 1 के नीचे जा रहा है और ये 0 है और इसके इधर चला जाएगा तो यानी वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसके 1 के इस साइड बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो रहा है, अग्रेसिव हम लोग अप्रोच में आ रहे हैं, हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, 1 से ऊपर जा रहा है तो वो इंक्रीज होता जाएगा, तो हमें वहां नहीं पहुंचाना है। ठीक, तो बीटा 1 ये एक्सिस, और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिस्क प्रीमियम की, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं
ये वाली पोजीशन मार्केट में हमारी बेस्ट होती है, बैलेंस्ड होती है। सीएपीयू मॉडल हमें यही बता के देता है कि कितनी इक्विटीज में हम कहाँ तक रिस्क हमारा 1 के इक्विवेलेंट है वहीं तक इन्वेस्ट करें, ठीक है, वहां तक इन्वेस्टमेंट हमारा सही है। उसके बाद अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होता है। कई सारे लोग ऐसा होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले की थ्योरीज में भी पढ़ा है कि कई सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी वो रिस्क को तो लेके ही चलते हैं। उनका यही होता है कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा हम लोग को फायदा होगा। 1 साल तक लगातार हैवी इन्वेस्टमेंट करो, हैवी रिटर्न्स आएंगे, तो उसके बाद नहीं करना है, उसके बाद दूसरी जो प्रोजेक्ट है उनमें इन्वेस्ट करेंगे अग्रेसिवली, ठीक है। तो वो उनकी करने का तरीका होता है। कई लोग क्या होते हैं डिफेंसिव अप्रोच में लेके लिखते हैं कि नहीं यार देखो रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। तो ये तो हो गया ग्राफ के थ्रू हम लोग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को समझ गए। उसके बाद ये अगर हम लोग इस मॉडल की बात करें तो हम लोगों ने फॉर्मूला ऑलरेडी देखा था। यहाँ पे फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से जो हम लोगों ने डिनोशंस पढ़े थे, नोटेशंस पढ़े थे, वो है के ई इज इक्वल टू कैपिटल के स्मॉल ई है नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ये रिस्क फ्री, हम लोगों ने यहीं पे पढ़ा था ना रिस्क फ्री, फिर ग्रीन कलर के सर्कल में बीटा था प्लस बीटा, फिर हम लोगों ने ये जो हमारा आर एम माइनस आर एफ है, यानी हम जो हमारा रिस्क फ्री रेट है वो हम लेस कर देते हैं जो रिस्क प्रीमियम होता है। बेसिकली ये मार्केट पे बेस होता है, हमारी मार्केट में कितना रिस्क इनहेरेंट है, उसमें हमारा कितनी ऐसी सिक्योरिटीज है जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिस्क फ्री रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ये इसके डिनोशंस है। तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। आगे हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये फॉर्मूला है, ये जो प्रोसेस है किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम लोग बात करें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की, थ्योरी के लिए आपको आसान पड़ेगा, अभी तो हम लोग को क्लियर हो गया है कि किस तरह फॉर्मूला को यूज करें, बट अगर प्रोसेस आता है तो प्रोसेस को हम लोग किस तरह समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं एस्टिमेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। तो स्टार्टिंग विद द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं बीटा की वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है, बिलो देन 1 है, माइनस में है, क्या है। सेकेंड है डिटरमाइन द इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ठीक है। जो भी हमारा रिस्क इन्वॉल्व है, अगर हमारा ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है तो क्या हमें रिटर्न्स ज्यादा मिल रहे हैं। अगर हमें रिटर्न ज्यादा नहीं मिल रहा है तो इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेंगे हम। तो सेकेंड थिंग इज हमें असेसमेंट करना है कि हमारे रिक्वायर्ड रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी कितनी वैल्यू है, कितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। और लास्ट वाला है फिर हम कंपैरिजन करते हैं, यानी हमारी जो इंटरनली हमारी वैल्यू जो कॉस्टिंग आ रही है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की एंड उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट में करंट टाइम में उस स्टॉक के क्या प्राइसेस हैं, क्या एक्चुअल वैल्यू करंट टाइम में मार्केट में। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है द हाइपोथेटिकल, फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, आई होप फॉर्मूला याद होगा, अभी हम जस्टिफाई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द हाइपोथेटिकल लिमिटेड विशेस टू कैलकुलेट इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है कैपिटल यूजिंग द, अच्छा इन्होंने दे दिया है आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का यूज करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दी हुई है, इट इज फाउंड दैट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स 10%। इन्होंने बता दिया है कि भाई जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो इनका 10% है, ओके। द फर्म्स बीटा, इन्होंने बीटा बता दिया है 1.5 बीटा है हमारे पास में, ठीक है। एंड द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट के पोर्टफोलियो में इन्होंने रिटर्न 12.5% बता दिया है, ठीक है। फटाफट हम लोग फॉर्मूले में सारी इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं। ये हो गया हमारा रिस्क फ्री 10% हो गया, प्लस इन्होंने बोला था कि जो बीटा है, बीटा इन्होंने दिया हुआ है इक्वल्स 1.5, ये हमारा बीटा हो गया,
देन हम लोग मार्केट में जो सिचुएशन होती है उसको लेस करते हैं रिस्क फ्री से। तो 12.5% हमारा मार्केट पोर्टफोलियो है प्रीमियम वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, और 10% हमारा ऑब्वियसली उन्होंने बता दिया था रिस्क फ्री रिटर्न है। तो ये हम इसमें से लेस कर देंगे, सारी चीजें परसेंटेज में दी है तो हम परसेंटेज में ही उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 13.75% हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हमारी निकल के चले आए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, आसान है, इस तरीके से हम जल्दी से इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और जल्दी से इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं वाई यूजिंग दी डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच, उससे ज्यादा ये आसान है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एडवांटेजेस क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज अ वाइडली यूज्ड रिटर्न मॉडल दैट इज सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट, और ऑब्वियसली सिंपल सा फॉर्मूला है, इजी टू कैलकुलेट है, और कहीं ये रिटर्न्स की बात करता है और बेसिकली ये रिस्क की बात करता है जिसके बारे में हर ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है कि हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। सेकेंड पॉइंट है इट इज वाइटल इन कैलकुलेटिंग द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली ये वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बैकबोन की तरह काम करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय CAPM, ठीक। It is comparatively much better method of calculating cost of equity as it takes into account a company's level of systematic risk relative to the stock market as a whole. Obviously, क्योंकि हम इसमें जब बीटा की बात करते हैं तो बीटा दो तरह के रिस्क की बात करता है, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। और इंडस्ट्री में, मार्केट में ये दोनों ही तरह के रिस्क होते हैं। सिस्टमैटिक मतलब हम अनसिस्टमैटिक रिस्क को तो लेके चलते हैं। अनसिस्टमैटिक क्या होता है, जो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में हमारी मशीनरी फेलियर हो गई, हमारे कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई, स्ट्राइक हो गई, यानी ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं। तो ये अनसिस्टमैटिक रिस्क तो हर कोई, जब हम लोगों ने बात करी थी ना कि पिछले कुछ थ्योरीज की, तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, जिसमें हम लोग इसी तरह के रिस्क को इंक्लूड करते थे। बट वी डिडंट एनालाइज दी सिस्टमैटिक रिस्क विच इनहेरेंट इन दी मार्केट और इन दी कंट्री। जो बड़े लेवल के रिस्क होते हैं हम उन्हें एसेस नहीं करते हैं, ठीक। तो बेसिकली हम लोगों ने जो होता है ना ओवरऑल, जैसे पेंडेमिक वाली सिचुएशन हो गई या डिजास्टर आ गया या और भी कोई सिचुएशन हो जाती, कोई लॉ चेंज हो गया है ना, जैसे अभी BS5 4 वाले कौन से इंजन है वो बंद हो गए, या मे बी अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए तो उस जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन हैं उनकी इंडस्ट्रीज के साथ क्या होगा। तो ये सिस्टमैटिक रिस्क है। तो बेसिकली ये हेल्प करता है, सिस्टमैटिक रिस्क को भी इंक्लूड करता है। देन नेक्स्ट एडवांटेज है while exploring business opportunities CAPM is superior to other return models। obviously ये superiority में रहता है क्योंकि इसमें रिस्क भी लेते हैं, रिटर्न भी लेते हैं, और रिस्क में भी दोनों तरह के रिस्क की बात इसमें करी जाती है। तो these are all the advantages of capital asset pricing model, and then we move on to the problems। obviously कुछ problems भी है, जैसे हम लोगों ने कुछ assumptions की बात करी थी, सेम इसमें कुछ problems है। like one of the assumptions used in CAPM is that investor can borrow as well as lend funds at a risk-free rate, which is actually unreal। ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर हम लोग बात करें, अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम कितना भी पैसा किसी से भी ले सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं और वो रिस्क फ्री रेट में होता है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व होगा। जैसे बैंक्स भी उधार देती हैं, फिर उनका एनपी हो जाता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है, बैड डेट्स हो जाता है, लोग उनका पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। तो ऐसा कई बार हो जाता है, कई लोग जानबूझ के नहीं करते, लेकिन कई हो जाते हैं जो फेल टू रिटर्न्स की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, उनके वो बैंकरप्सी में आ गए या कोई और सिचुएशन हो गई उनके घर में जिसकी वजह से वो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। Then the yield on Government of India bonds is used and as substitute for the risk-free rate। क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया के जो बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, हम इनको रिस्क फ्री रेट जोन में लेके चलते हैं, और हर जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट जरूर करती है, गवर्नमेंट की मशीनरी में इन्वेस्ट जरूर करती है, ये सोच के कि यहाँ पर रिस्क फ्री रेट हमें मिलेगा।
बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको एक ही रेट नहीं मिलता है, यहाँ पर भी रेट आपके फ्लक्चुएट होते हैं और चेंज होते रहते हैं. देन द थर्ड प्रॉब्लम इज द बीटा वैल्यूज आर अनस्टेबल. ऑब्वियसली जो बीटा की वैल्यू जब हम मान लेते हैं ना 1 है और उसको प्रोपाउंड करके हम अपनी सॉल्यूशंस निकालते हैं, बट स्टिल वी नो दैट बीटा इज नेवर कांस्टेंट. बीटा कभी कांस्टेंट नहीं होता, वो टाइम टू टाइम वैरी करता रहता है. ये एक प्रॉब्लम होती है इस मॉडल की. नेक्स्ट आता है CAPM assumes that a security's required rate of return is based only on one factor. ठीक है. जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो हम उन रिटर्न्स में सिस्टमैटिक रिस्क को ही कंसिडर करते हैं. हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी अगर प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर हमारी कंपनी में प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको डाइवर्सिफाई कर लेंगे, बट जो सिस्टमैटिक रिस्क है हम उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे. तो बेसिकली अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को ही कंसीडर करते हैं, जो कि सही नहीं है. Then the last problem is that the model focuses on सिंगल पीरियड टाइम होराइजन. ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो मॉडल है हमारा CAPM, वो सिंगल पीरियड टाइम होराइजन की बात करता है, जबकि ऐसा नहीं है. हमारी जो ये कैपिटल एसेट्स होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, और हम इनका इन्वेस्टमेंट्स लगातार अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, कंपनीज में करते रहते हैं, और इनको इंक्रीज या डिक्रीज भी करते रहते हैं. तो हम इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते सिंगल पीरियड टाइम होराइजन में. तो कहीं ना कहीं ये भी ये प्रॉब्लम्स है. बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इनके अजम्पशंस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रोपाउंड करने के लिए कुछ एज्यूम किए हुए हैं, कुछ चीजों को कांस्टेंट रखा है, जबकि ऐसा नहीं होता, इनमें भी फ्लक्चुएशन होता है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्लास. आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट है, आई होप आप लोग सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी. शुभी, रितु, स्नेहा, सृष्टि, अलका, शिवांगी, जयेश, चाहत, आर्या, वंशिका, श्रेया, ईशा, अंजलि, यशी, हिमांशु, आकांक्षा, तरुण, नमन, सचिन, तनुष्का, अभय, हर्ष, आयुषी, हर्षित, आकांक्षा, रिया, शिवम, अनामिका, अभिषेक. दिस इज ऑल. इज देयर एनीवन जिसने अभी तक अपना अटेंडेंस नहीं दिया है? प्लीज अपनी अटेंडेंस मेंशन करिए जल्दी से. यस मैम, सत्येंद्र सिंह. ओके, जस्ट मेंशन द अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स बेटा. ओके, मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स विद द सेक्शन. मुस्कान, अटेंडेंस दीजिए. Is there anyone else? Please mention your attendance beta. सत्येंद्र, यस मैम. अटेंडेंस मेंशन करो बेटा. चैट बॉक्स में अटेंडेंस मेंशन करो. यस हर्षित. यस मैम. हर्षित, you are Yes, raising ma'am. your hand. Is there any question? आपको कुछ पूछना है हर्षित? नो मैम, मैं अटेंडेंस के लिए मैंने अटेंडेंस. किया था. अच्छा, आप चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन करो, अपना नाम मेंशन करो चैट बॉक्स में, वो सेव हो जाएगा मेरे पास. ओके मैम. ठीक है, अपना सेक्शन भी जरूर मेंशन कर देना. एंड सत्येंद्र, यू टू ऑल्सो. ओके, आपने कर दिया यस मैम, सत्येंद्र. डन. ओके ओके, थैंक यू. हर्षित, डू इट बेटा. ओके, आई होप आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है. ओके देन, थैंक यू क्लास. थैंक यू मैम. वेलकम.